नमस्कार बच्चों। सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने कल चर्चा की थी कि आप इसको देखकर ग्रुप डिस्कशन या कमेंट अवश्य करें। तो इसमें नए बच्चों का तो कमेंट नहीं आया, लेकिन मेरे पुराने स्टूडेंट जो थे राम बाबू, कुलदीप और सोनू का कमेंट आया था यूट्यूब पर। और ग्रुप डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्कशन वाला, उसमें डिस्कशन में सपना, अतुल और विकास ने हिस्सा लिया था। और कई बच्चों ने कमेंट में, विकास ने कमेंट में ये भी बोला था कि मतलब हम किस सब्जेक्ट का चुनाव करें, कैसे करें। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो आप अपना मन बना लीजिए कि आपको साइंस स्ट्रीम यानी कि मैथ या बायो में से कोई विषय सब्जेक्ट का चुनाव करना है या आर्ट या कॉमर्स में जाना है। अगर आपको साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना है, चाहे मैथ चाहे बायो, तो उस कंडीशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रूप से आपकी वही लगेगी सभी बच्चों को। और अगर चेंज होगा तो मैथ वालों के लिए मैथ रहेगा और बायो वालों के लिए बायो। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों को कि ये जो फिजिक्स के क्लासेस आपकी चल रही हैं, इसे आप क्रम से देखना स्टार्ट करिए, इसके सवाल लगाना शुरू करिए, क्योंकि मैथ और बायो दोनों में ये रहेगा। जब कुछ दिन बीत जाएगा, 4-6-10 दिन का लगभग क्लास हो जाएगा, तब आपको स्पष्टतया कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन सा विषय आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है और किस विषय को आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, भौतिकी के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद गणितीय भौतिकी स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग समीकरण की चर्चा किए थे, है ना। और वर्ग समीकरण आप लोगों को आसान लग रहा था। तो यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं, कि कई बच्चे ऐसा भी बोले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सही है बेटा कि आपको समझ में कम आ पा रहा होगा अभी, क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ कि जब फिजिक्स की क्लास शुरू होती है तो शुरू के 2 3 4 क्लास तक, बल्कि कुछ नए बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती फिजिक्स। फिर जब 1 2 सवाल वो लगाते हैं अपने से और लगाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप भौतिकी आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद इतना ज़्यादा इसमें आनंद आने लगता है बेटा, इसको भौतिकी को पढ़ने और इसके सवालों को हल करने में, कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई दूसरा रह भी नहीं जाता है। तो सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर, मैं बहुत इजी टाइप के सवाल आपको दे रहा हूँ हल करने के लिए और हल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि वीडियो देखिए, जो सवाल मैंने लगवाए हैं उसे लगाइए आप, और अपने से लगाने का प्रयास करिए पन्ना बदल कर, है ना। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको लगा लीजिए, फिर पन्ना बदल कर अपने से भी लगाने का प्रयास करिए। जब आपसे अपने से वो बनने लगे, तो जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उनको लगाइए, और भी उसी तरह के कई क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि उसका आंसर सही आया है या कि नहीं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज दीजिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन था और ये आंसर आया, क्या सही है। मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि गलत है। तो इस तरह से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए। लास्ट में जो बात कल हुई थी लॉग की, लॉग में मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया था, पर शायद वही प्रॉब्लम जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि समझ में अभी नहीं आ रहा है, उतने अच्छे से आप लगा नहीं पा रहे हो, इसलिए कोई बच्चा उसका रिस्पांस नहीं दिया। तो आज मैं लॉग के कुछ और सवाल लगवाऊंगा, उसके बाद त्रिकोणमिति की अपन लोग चर्चा करेंगे। अब लगभग 2 3 क्लासेस तक मैं रोज़ एक लॉग के सवाल आपको लगवाऊंगा, ताकि लॉग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। आज के स्टार्ट क्लास में मैं लॉग के टोटल 3 4 सवाल ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लगातार। लॉग 12 का मान आपको निकालना है, लॉग 16 का, लॉग 18 का, लॉग 20 का, लॉग 21 का। अब इनका मान निकालने के से पहले मैं आपको थोड़ा सा कल वाले सूत्रों को रिवाइज करवाना चाहूँगा। जल्दी जल्दी देखिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, log 1 का मान हमेशा 0 होता है, और log 10 का या उसी आधार पर उसी का अगर log निकाला जाए तो उसका मान सदैव 1 होगा। यहाँ से महत्वपूर्ण सूत्र आपके शुरू होते हैं कि जब 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का गुणे का log निकालना हो तो सभी संख्याएं योग के रूप में आ जाती हैं। कैसे? जैसे log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देखा था, log 2 गुणे 3 बराबर log 2 धन log 3, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुणे के रूप में log निकाला जाए तो उनको योग के रूप में लिखा जा सकता है।
अगला फार्मूला आपका था भाग के रूप में। अगर दो संख्याएं हों तो log m बटे n, बटे का मतलब भाग देना, तो m बटे n बराबर log m माइनस log n होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा था कि log 2 बटे 3 बराबर log 2 माइनस log 3। ठीक है, आगे अपन लोग इसको हल करते हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे log m की घात n है, ठीक है। तो अगर इसका मान निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो इसका जो सूत्र हुआ था वो क्या था, n जो घात रहेगी किसी भी संख्या की उसको हम शुरू में लिख लेते हैं। तो log m की घात n बराबर n log m, जैसे log 2 की घात 3 अगर आपको निकालना है तो 2 शुरू में आ जाएगा और log 3 हो जाएगा। फिर कुछ मान अपन लोग कैलकुलेट भी किए थे कल, उन मानों को हम आपको ये बताए थे कि अभाज्य संख्याओं का मान आपको याद कर लेना है, बाकी संख्याओं का मान आपको निकाल लेना है। आज के न्यूमेरिकल से कुछ हम यही सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ मानों को अपन लोग याद कर लेते हैं, या अगर आप याद नहीं कर पाए हो तो एक कॉपी में अलग से अभी लिख लीजिए, क्योंकि आगे के सवालों में इनका यूज होगा। log 2 का मान 0.3010 होता है। log 3 का मान 0.4771 होता है। फिर log 2 के द्वारा log 4 का मान हम निकाले थे, 2 का गुणा कर दिए थे log 2 के मान में, तो 0.6020 हो गया था। log 5 का मान अभाज्य संख्या था, कैलकुलेटर से अपन लोग निकाले थे, 0.6989 था। log 6 का मान log 2 गुणे 3 करके हमने निकाला था, log 2 का मान लिख लिया था, log 3 का दोनों का योग निकाल दिया था, तो कितना आया था 0.7781। इसी प्रकार log 7 का मान कैलकुलेटर से निकाला था हमने 0.9030। ये याद करना संभव नहीं है इतना जल्दी, धीरे धीरे याद हो जाएगा अपने आप। तो आप लोग इसे एक कॉपी में लिख लीजिए, फिर इसके कैलकुलेशन आगे करिए। ठीक है, चलिए आगे की क्लास बढ़ाते हैं, और जो मान अभी हम लोग लिए थे उन मानों को हम निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम log 12 का मान निकाल रहे हैं। आप गुणनखंड तो करना जानते ही हो। अगर 12 को हमें गुणे के रूप में लिखना है, उनके गुणांकों के रूप में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। इसीलिए 12 को हमने क्या लिख लिया, log 4 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप सूत्र लगा दीजिए, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, यानी कि दो संख्याएं गुणे में है तो उनको योग के रूप में लिखा जा सकता है अलग अलग log लेकर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 धन log 3। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या लग जाएगा, log m की घात n बराबर n log m। तो n शुरू में आ जाता है, जो भी घात रहती है, तो इसकी 2 की घात क्या है, 2, तो 2 शुरू में आ जाएगा, और बाद में क्या बचेगा आपका log 2, यानी कि 2 log 2। तो 2 हमने जो शुरू में निकाला था वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले निचली लाइन में देखिए, गुणे log 2 का मान अभी अभी आपको हमने दिखाया था 0.3010 था, और बीच में प्लस का साइन है, तो हमने यहाँ भी प्लस का साइन लगा लिया है। और log 3 का मान अभी अभी सारणी से देखिए जो आप लोग लिखे होंगे अपनी कॉपी में, 0.4771। अब इसमें 2 का गुणा हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 का गुणा किए जाने पर 0.6020 प्लस 0.4771, इन दोनों का योग करने पर 1.0791, यही है log 12 का मान। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से एक बार आप लोग यही पन्ना पुश करके इसे अपने से लगाने की कोशिश करिए, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अपन लोग log 16 का मान निकालते हैं। तो देखिए log 16 में 16 का गुणनखंड करके देख लेते हैं एक बार। गुणनखंड जिन लोगों से ना बनता उनके लिए मैं गुणनखंड करके दे दिया हूँ। देखिए 16 को जब हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस बगल में आपके बना हुआ है, 16 को जब हम 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 8 2 से कट जाएगा तो 2 चौको 8, फिर 4 2 से कट जाएगा तो 2, तो कितने 2 बचे आपके पास, 1 2 3 4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की घात 4। तो इसीलिए हमने 16 की जगह पर क्या लिख दिया है, यहाँ पे देखिए 2 की घात 4, यानी कि log 16 बराबर log 2 की घात 4। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा log m की घात n बराबर n log m, यानी कि घात को शुरू में लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, देखिए 4 है ना। तो इस 4 को हम लोग शुरू में लिख लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आपका log 2। और अभी अभी जो मान हम लोग निकाले थे अभाज्य संख्याओं का, उसमें से log 2 का मान देखिए 0.3010 होता है, और 4 तो पहले से है, तो 4 गुणे आपका क्या आ जाएगा, 0.3010। अब 4 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4,
फिर से 4 शून्यम शून्य होगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे सुधार लेते हैं जल्दी से। है ना, तो फिर से गुणा करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 तिहाई 12 की 2 और दशमलव के बाद 1, यानी कि log 16 का मान कितना होगा? 1.2040। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग log 16 का भी मान निकाल लिए हैं। अगला मान हमने आपको दिया था log 18। देखिए यहाँ पे, तो log 18 का मान निकालने के लिए सबसे पहले 18 को आप कैसे लिखोगे? 2 गुणे 3 गुणे 3, क्यों? 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, तो लिखा जा सकता है ऐसा। तो इसीलिए log 18 को हम 2 गुणे 3 के रूप में लिखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे सूत्र वही आपको लगेगा कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुणे के रूप में हो तो इसे सबके अलग अलग log लेकर योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सूत्र आपका लगेगा log m गुणे n बराबर log m प्लस log n। तो क्या हो जाएगा? log 2 गुणे 3 को हम log 2 धन log 3 धन log 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए, log 2 का मान 0.3010 था, log 3 का मान 0.4771 था और log 3 का मान 0.4771 था। इन सभी को जोड़ने पर 1 1 2, 7 7 14, 1 15 की 5 हाथ लगी 1, 7 7 14 और हासिल जो 1 था तो वो 15 हो गया, 15 की 5 हाथ लगे 1, 4 4 8 3 11 1 12, तो 1.2552 ये log 18 का मान आ गया। इसे 2 मिनट के लिए आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अब मुझे लगता है कि अब शायद आप कुछ log वाले मान निकालना लग रहा होगा आपको कि हम अब निकाल सकते हैं। तो जो अगला मान था एक बार अपन देख लेते हैं, काहे कि निकालना था log 20 का। तो आप लोग यहीं पर पुश करके log 20 का अपने से मान निकालने की कोशिश करिए एक बार और देखिए कितना आता है। फिर मैं अगली स्लाइड से, फिर इसके बाद प्ले कर दीजिएगा फिर से वीडियो को और अगली स्लाइड से मिलाइएगा कि क्या आपका सही आया है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग पुश करके ऐसा कर लीजिएगा। देखिए log 20 का मान जब निकालना होगा आपको, यहाँ पे देखिएगा तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, ये मान बच्चों गलत है, इसे सही। हाँ तो बच्चों ये सही हो गया, तो शुरू से देखना शुरू करते हैं। जल्दबाजी में मैंने log 10 का मान निकाल दिया था जो कि 0.999 लगभग आ रहा था, यानी कि 1 के लगभग। तो log 10 का मान 1 ही आना था आपका। तो चलिए देखते हैं, log 20 को log 4 गुणे log 5 लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 पंचे क्या होता है? 20, है ना। अब 2 संख्याएं गुणे में है तो वही सूत्र आपका लग जाएगा, log m इंटू n बराबर log m प्लस n। तो 4 गुणे 5 को हम log 4 धन log 5 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, फिर log 4 का वैल्यू अभी अभी आप लोग निकाल चुके थे कल वाले वीडियो में, 0.6020 प्लस log 5 का मान 0.6989, है ना। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो log 20 का मान कितना आ जाएगा? 1.3009। ठीक है, चलिए इसे आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम एक और मान निकाले हैं log 21 के लिए। तो log 21 को आप क्या लिख सकते हो? 7 त्रिक 21, तो 3 गुणे 7, है ना। तो log 21 को हम log 3 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। फिर वही सूत्र लग जाएगा आपका, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, है ना। तो इसीलिए 3 गुणे 7 को log 3 गुणे 7 को log 3 धन log 7 भी हम लिख सकते हैं। अब log 3 का मान क्या होता है? 0.4771, देखिए, प्लस log 7 का मान 0.9030। इन दोनों को जोड़ने पर log 21 का मान कितना आ गया? 1.3801। ठीक है, तो अगर आप ये सवाल मेरे साथ लगा रहे होंगे तो आपसे कुछ और भी सवाल बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए होमवर्क कुछ दे रखा है। log 25, log 32, log 50, log 64 का मान आपको निकालना है और इसका आंसर आप लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट में या फिर जो लोग व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप से जुड़ चुके हैं वो व्हाट्सअप में इसका आंसर मुझे देंगे। सही या गलत जो भी आपका आता है, तो अगर आपका गलत आएगा तो उसका वहाँ पे सही करवा दिया जाएगा, है ना। और अगर सही रहता है तब तो ठीक ही है, अच्छी बात है, आपसे बनने लगा। ठीक है, तो अब बच्चों इसके बाद त्रिकोणमिति में चलते हैं। ध्यान रखिएगा, log से संबंधित रोज़ मैं 1 या 2 न्यूमेरिकल वीडियो की शुरुआत में आपको करवाऊंगा ताकि log आपसे अच्छे से बनने लगे। ठीक है,
तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। तो इसका आप लोग 10वीं में काफ़ी डिटेल में पढ़ कर आए हो, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे वही 10वीं वाली चीज़ों का। तो त्रिकोणमिति क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में उसके कोण के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है ना। ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग। तो देखिए आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC, जिसका कोण भी समकोण है और कोण A को हमने थीटा मान लिया है। तो याद करिए कि हम इसकी भुजाएं कैसे निर्धारित करते थे। तो इसके लिए परिभाषा ये नहीं बोल सकते हैं, एक अपने याद रखने के लिए तरीका था कि 90 अंश जो भी होगा समकोण त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। पर्पल लाइन से दिखाया गया, ऊपर कर्ण लिखा भी हुआ भी है ना। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। जबकि जो कोण हमें दिया गया हो, जैसे यहाँ पे हमें थीटा कोण दिया गया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है ना। और जिस भुजा से थीटा और 90 अंश दोनों जुड़े होते हैं वो आधार होती है। आधार को हमने हरे कलर से लाइन को बनाया है और लंब को लाल कलर की लाइन से बना रखा है, ठीक है। और फिर जो इसका तीसरा कोण होता है, तो अगर आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश में कैलकुलेट करने जाओगे और 90 और थीटा A और B कोण का मान रखोगे और C का ज्ञात करोगे, तो कोण C बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 90 माइनस थीटा। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में एक तो कोण तो 90 अंश का होगा और एक कोण जो दिया गया होगा थीटा या कोई भी मान दिया गया होगा, तो उसके अलावा वाला कोण आपका 90 माइनस थीटा हुआ करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते थे जिन्हें एक ट्रिक के द्वारा हम पढ़ते थे। उस ट्रिक में सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे यल को हमने लंब, आधार को हमने कैपिटल ए और कर्ण को कैपिटल के मान ले अगर, तो हमारा ट्रिक जो बनता है वो कैसा बनता है? देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लाल बटे कक्का, है ना। तो अगर हम साइन को पढ़ने जाएं सबसे पहले है, तो साइन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। तो यल बटे के, यल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार अगला है कॉस, ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, तो कॉस थीटा बराबर ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर यल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। आप लोगों को याद आ गया होगा। फिर अगर नीचे वाली लाइन को देखने जाइए तो सबसे नीचे लिखा हुआ है कॉसेक, और कॉसेक को जब नीचे चूंकि लिखा है तो नीचे से ऊपर आप लोग पढ़ोगे, तो कॉसेक बराबर के बटे यल, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसी प्रकार अगला अनुपात हमारा होता था सेक, सेक थीटा, तो सेक भी नीचे लिखा है तो नीचे से ऊपर आप लोग पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा? के बटे ए यानी कि कर्ण बटे आधार। फिर अंतिम अनुपात, छठवां अनुपात आपका क्या होता है? कॉट थीटा, तो कॉट भी नीचे लिखा है तो नीचे से ऊपर आप लोग पढ़ोगे, तो ए बटे यल यानी कि आधार बटे लंब होता था, है ना। फिर इसी ट्रिक से एक और भी सूत्र आप लोग याद करते थे। जैसे साइन ऊपर लिखा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखा है? कॉसेक, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार कॉस ऊपर लिखा है, कॉस के अपोजिट क्या लिखा हुआ है? सेक, और टेन ऊपर लिखा हुआ है और टेन के अपोजिट क्या है? कॉट। तो साइन का इन्वर्स कॉसेक यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक का उल्टा साइन यानी कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस के अपोजिट में सेक और सेक के अपोजिट में कॉस है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार टेन के अपोजिट में कॉट और कॉट के अपोजिट में टेन है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होता था। दो और भी सूत्र जो बहुत ज़्यादा यूज किए थे आपने, वो क्या था? टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा, और कॉसेक, ऐसा आप लोग इसे याद कर लीजिए इस ट्रिक से। टेन चूंकि सबसे लास्ट में रखा है तो टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा, और नीचे वाली लाइन में कॉट सबसे लास्ट में रखा है तो कॉट बराबर कॉसेक बटे सेक, या कि आप कॉस बटे साइन भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए एक सूत्र और ध्यान लगवा दें आपको कि हाँ, ये तो हो गया आपका साइन टेन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर सेक बटे कॉसेक बटे सेक। अगले स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद हमने कुछ पूरक त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे 10th में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कुछ इस प्रकार से हमने इन्हें याद किया था, ठीक है। इसके बाद कुछ सरसमकाएँ थीं जो आप लोग याद करिए,
मतलब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी आप मैथ पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए हर जगह यूज होती हैं। तो पहली सरल समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को या कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतरित करके हम दो सरल समीकरण और बना लेते थे, तो उसे आप अपने से कर लीजिएगा। अगली सरल समीकरण हमारी होती थी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और इसमें भी पक्षांतरित करके आप दो और सरल समीकरण बना लेते थे, और 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी दो और सरल समीकरण बनती थी। एक और भी बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पिछली चीज़ें हो गई। इसके बाद एक और भी चीज़ आप लोग सारणी देखा करते थे, तो चूंकि सारणी केवल 10वीं में 90 अंश तक, 0 से 90 अंश तक का आपको काम लगता था, इसलिए 90 अंश तक की आप सारणी निकालते थे। यहाँ हम आपको इसके जस्ट बाद बताएंगे कि 90 अंश से बड़े कोण भी अगर आपको दे दिए जाए तो आप उसके भी मान कैसे निकाल लेते हो। अगला भाग यही होगा। तो जल्दी से एक बार सारणी को भी रिवाइज करते हैं हम कैसे निकालते थे। जब आपको साइन का मान निकालना होता था तो सबसे पहले आप ऊपर 0, 30, 45, 60 और 90 कोण लिख लिया करते थे, है ना। उसके बाद क्रम से 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं इनके नीचे लिखते थे। तो 0 से जब स्टार्ट करोगे तो 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4 आ जाता था। फिर सभी के बटे में अपन 4 कर देते थे और सभी का अंडर रूट निकाल लेते थे, तो यही मान आता था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। साइन का मान देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 था। जब कॉस का मान निकालने जाते थे हम, तो 90 से 0 से लेकर 4 तक 0 तक लिखते आते थे उल्टी दिशा में, और सभी के बटे 4 करके अंडर रूट कर लेते थे। तो कॉस का मान क्या आता था, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। और फिर टेन का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, किसी भी कोण के लिए साइन बटे कॉस बराबर 10 होता है, तो साइन का मान और बटे कॉस का मान रख देते थे, तो 10 का मान निकल आता था। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, आपको निकालना होगा तो आप लोग निकालते रहिएगा अपनी कॉपी में, है ना। टेन थीटा में से टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका मान निकालने के लिए, चूंकि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन के जो भी जितने डिग्री के मान हैं आप उनको इन्वर्स कर दीजिए तो कोसेक का मान आ जाएंगे, कॉसेक के मान आ जाएंगे। कैसे, जैसे साइन 0 को उल्टा करोगे तो 0 बटे में जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर कॉसेक 30 का मान 2/1 यानी कि 2, √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा तो √2, कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 बस आ जाएगा। ठीक है। फिर कॉसेक 60 का मान 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1 उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार सेक का मान देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कॉस के मानों को व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2 बस, और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान नॉट डिफाइंड। ठीक है। फिर 10 के द्वारा अपन कॉट का मान निकाल लेते थे, 10 के मानों को इन्वर्स कर देते थे, उल्टा कर देते थे, तो क्या हो जाएगा, कॉट 0 का मान नॉट डिफाइंड, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान √1/√3 और कॉट 90 का मान 0। तो ये सारणी पिछले साल आप लोग देखे थे 90 डिग्री तक की। अब इसके आगे का मान निकालने के लिए, जैसे आप कहीं देखोगे या बुक पलटा के देखे होगे 11th वाली, तो कहीं आपको साइन 120 दे रहा है ना, या फिर साइन 135 दे रहा है, मतलब 90 से भी ऊपर के कोण के मान आपको निकालने होते हैं आगे के क्लासेस में। तो उसे हम कैसे निकाल लेते हैं, उसको देखने के लिए सबसे पहले अपन इस तरह से आप अपनी कॉपी में देखिए मेरे साथ बना लीजिए, जैसा जैसा मैं बताते जाता हूँ तो आप इसे आसानी से समझ पाओगे। बाकी मैं इसमें पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पहले
एक क्षैतिज रेखा बनाइए यक्ष अक्ष के जैसे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली रेखा बना रखी है, और इसके सेंटर में बिल्कुल मध्य में एक इसके लंबवत रेखा खींच लीजिए वाई अक्ष की तरह, है ना। ये देखिए, अब आप देखिए, आप यहाँ पे दाहिने साइड सबसे लास्ट में जो पहली रेखा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जाएगी, उसे 0 डिग्री मान लीजिए। तो इसके लंबवत दूसरी रेखा जो होगी तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और उससे 90 डिग्री और आगे आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। फिर इस 180 में 90 और जोड़ दोगे तो 90 डिग्री, ये पूरा पूरा एक एक चतुर्थांश 90 अंश का होगा, है ना, सभी क्योंकि लंबवत हैं। तो 90 इसमें और जोड़ोगे तो ये वाला कोण आपका, ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, 270 डिग्री। फिर इससे भी लंबवत क्या है, ये है आपका, तो यहाँ पे आका कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ये तो बेसिक काम था कि मतलब कहाँ पर कितने कोण आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इन जो मतलब 4 भाग आपके बने उनका नाम आपको बता दिया जाए। ये जो पहला यहाँ पे हमने बनाया था, है ना, इसे हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। पहले भाग को यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इसके बगल वाले भाग को द्वितीय चतुर्थांश, इसके बगल वाले को तृतीय चतुर्थांश, और इसके बगल वाले को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ये एक सिंपल बात थी, नाम का बहुत यूज आपको नहीं होना है, लेकिन चूंकि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो हम एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखिए, प्रथम चतुर्थांश जो था उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सारे कोण होंगे। यानी कि अगर हम आपसे पूछ लें कि साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90, इतना किस में आएगा आपका, प्रथम चतुर्थांश में, 0 और 90 के बीच के समस्त कोण। फिर अगर मान लीजिए आपसे हम 120, 135, 150 इनका मान आपसे हम पूछ लें, तो देखिए 90 और 180 के बीच ये सारे कोण हैं जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, 120, 135, 150। तो अगर कभी भी इनका मान पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए कि ये द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर और भी बड़े मान ले लिए जाए, जैसे कि 210 डिग्री, 215 डिग्री, 210, 225 डिग्री एक्चुअली, है ना, और 240 डिग्री। तो ये तीनों मान कौन कौन से, 210, 225 और 240, ये तीनों मान 180 और 270 के बीच आ रहे हैं। तो ये इनका कहीं भी जिक्र होगा, कहीं भी नाम आएगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हम तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला अगर देखिए तो 300 डिग्री की बात की जाए, 270 की बात की जाए, 300 की बात की जाए, या कि 315 की बात की जाए, या 330 की बात की जाए, या 360 की, तो ये सारे मान 270 और 360 के बीच हैं। तो ये कोण कभी भी आपसे पूछे जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम चतुर्थ चतुर्थांश की चर्चा कर रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लें, 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 के बीच का कोई भी कोण आपको दिया हो गया हो तो द्वितीय चतुर्थांश, 180 और 270 के बीच का कोई कोण भी आए तो आप समझ जाओगे तृतीय चतुर्थांश, और 270 और 360 के बीच का कोई कोण आए तो आप चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में तुरंत ही सोच लिया करोगे, ठीक है। अब इसको एक चीज़ मैं कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा आपको समझाने जाऊंगा कैसे किस चतुर्थांश में होगा। तो जैसे मान लीजिए हम पहले 120 डिग्री की बात करते हैं, तो आपके पास ज्ञात संख्याएं कितनी है बच्चों, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ज्ञात संख्याएं कैसे। देखो यहाँ पे आपने या तो 90 डिग्री देखा है ना, या तो 180 डिग्री, या तो 270 डिग्री, या तो 360 डिग्री। तो यानी कि
इससे ये समझा जाए कि कभी भी अगर हम किसी भी कोण की चर्चा करेंगे तो मेन जो अक्षों पर कोण आते हैं वो 90, 180, 270 या 360 आते हैं। तो जिस भी कोण को व्यक्त करना होगा इन्हीं के जोड़ अथवा घटाने के रूप में हमें व्यक्त करना होगा। ठीक है, तो जैसे पहला कोण हमने 120 डिग्री का लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो 120 90 में हम कितना जोड़ें कि 120 प्राप्त हो? ऑफिशियली 30 जोड़ने पर 120 प्राप्त होगा। तो क्या हम 120 को 90, चूंकि यहाँ का मेन कोण 90 या तो 180 है और 120 दोनों के बीच है, तो या तो हम 90 के पदों में लिखेंगे या तो 180 के पदों में। तो जब 90 के पदों में लिखना हो तो 90 में अधिक कुछ जोड़ोगे तब तो 120 आएगा। तो 90 में कितना जोड़ने पर 120 मिल रहा है? 30। तो 90 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंडीशन में दूसरा वाला आपका जो था 180 था, तो अगर 180 के पदों में लिखना हो तो 180 में से हम कितना घटाएं कि आपको 120 मिल जाए? तो 60। तो 120 को हम दो रूपों में लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 के रूप में। ठीक है। अगला कोण हमने आपको समझाने के लिए 225 डिग्री का लिया हुआ है। अब आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाना चाहिए कि 225 जो है 180 से बड़ा है और 270 से क्या है? छोटा। और 180 से बड़ा और 270 से छोटा जो भी कोण होगा किस में आएगा? 180 और 270 के बीच वाला तृतीय चतुर्थांश में। तो ये चीज़ तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं। तो 225 का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जब हमें 180 के पदों में लिखना हो तो 180 में हम कितना जोड़ें कि 225 मिल जाए? तो 45। तो इसीलिए 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक है। या कि अगला मान जो है हमारा 180 से ऊपर 270 है, तो 270 के पदों में लिखना चाहो तो आप कितना लिख सकते हो भाई? 270 में कितना घटाएं कि 225 मिल जाए? तो 45। तो 225 को या तो हम 180 लिख सकते हैं या तो 180 प्लस 45 लिख सकते हैं या तो 270 माइनस 45। ठीक है। एक कोण आपके लिए यही होमवर्क मैं आगे कई सारे कोणों का दूंगा, लेकिन उससे पहले एक को और अभ्यास कर ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर मान लीजिए आपसे चर्चा की जाए 330 डिग्री की, तो 330 जैसे ही आपको बोला जाएगा तो आप तुरंत ही देखोगे कि 330 क्या है? 270 से बड़ा है और 360 से क्या है? छोटा। तो किस चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है। तो इस चतुर्थांश में हम कोणों को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 270 के प्लस के रूप में या तो 360 के माइनस के रूप में। तो देखिए, आइए देखते हैं। तो जब 370 को हमें व्यक्त करना होगा तो 270 में हम कितना जोड़ें कि 330 मिलेगा? तो 60 डिग्री। तो 330 को हम क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 60। या कि 360 के पदों में लिखना चाहें तो 360 में से कितना घटाएं कि 330 मिल जाए? तो 360 में से 30 घटाने पर हमें कितना मिल जाएगा? 330 डिग्री। ठीक है। तो ये दो रूपों में 330 डिग्री को व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो जो भी कोण आपके 0 से 90 के बीच में होंगे वो प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे, और जो कोण 90 और 180 के बीच में रहेंगे तो या तो आप उसे 90 प्लस थीटा के रूप में लिखोगे या फिर 180 माइनस थीटा के रूप में। आप कैलकुलेट करके देख लोगे कि कितना घटाने पर आपको वो कोण मिल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार जो कोण 180 और 270 के बीच में हो तो उन्हें या तो हम 180 प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे या तो 270 माइनस थीटा के रूप में। ठीक है। फिर जो कोण आपके 270 और 360 के बीच दिए गए होंगे तो या तो हम उन्हें 270 प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे या तो हम उन्हें 360 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। ऐसा लिखने का अभ्यास क्यों करना है बेटा? क्योंकि अभी अभी आप लोग पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता था? कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ देखिए, जो सारे प्लस के साथ संख्याएं आ रही थी 30, 45, 60 या 60, 45, 30, तो इनका मान हमें 0 से 90 वाली सारणी में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सूत्र बनाएंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा को केवल कॉस थीटा आप लिख सकते थे, तो उसी प्रकार हो सकता है कि साइन 90 प्लस 30 को 90 प्लस 30 को हम कॉस थीटा लिख दें, है ना। तो इस प्रकार से जब cos थीटा लिखेंगे तो साइन 90 प्लस 30 को cos 30 बस लिख देंगे। तो जो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी वही क्या हो जाएगी? आपकी साइन 120 की भी वैल्यू, है ना। तो इस प्रकार से करके हम आगे के क्लासेज में इसका मान निकालेंगे। तो इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो इसका अभ्यास करने के लिए हम कुछ होमवर्क आप लोगों को देंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और इसमें हम देख लें, क्योंकि कल दोबारा हम लोगों को एक और ये बनाना पड़ेगा जिसमें हम अलग अलग मानों को निकाल कर रखेंगे।
तो वो बहुत जल्दी हमें समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले इसका अभ्यास करना जरूरी है। तो छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा ट्रिक है। पहले चतुर्थांश में जैसे दिखा हुआ है आर, सर्विस, ट्रांसपोर्ट और कंपनी, तो एक ट्रिक है आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इसका अर्थ भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए। ऑल का अर्थ, ऑल प्रथम चतुर्थांश में है, ऑल मतलब सभी अनुपात, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है। दूसरा आपका शब्द क्या था, सर्विस, जो कि द्वितीय चतुर्थांश में लिखा गया है। तो सर्विस का पहला अक्षर यस है, और यस से क्या आता है, साइन, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट, तो तृतीय चतुर्थांश में है, और टी से क्या स्टार्ट होता है, टी शब्द से 10 और 10 का इन्वर्स कॉट, तो इस चतुर्थांश के लिए 10 और कॉट को हम लेंगे। और आखिरी क्या लिखा हुआ है, कंपनी, कंपनी सी से स्टार्ट हो रहा है, और सी से आपका अनुपात कौन सा स्टार्ट होता है, कॉस, और कॉस का इन्वर्स सेक, तो इस चतुर्थांश के लिए कॉस और सेक। ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिए अपनी कॉपी में। आगे के अभ्यास के लिए जो कि कल आपको करवाया जाएगा, बड़े कोणों का मान निकालना, तो उसके लिए कुछ अभ्यास करना जरूरी है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे आपको करना क्या है कि जो भी मैं कोण यहाँ पे दूंगा, बड़ा कोण 90 डिग्री से, तो उसे आपको उसके समीप के दो जो मतलब अक्षों पर आने वाले कोण होंगे, उनके प्लस या माइनस के रूप में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो पहला कोण आपके लिए होगा 150 डिग्री, ये पहला होमवर्क है आपके लिए, है ना, इसे आप लिखोगे। दूसरा कोण है आपके लिए 210 डिग्री। एक मिनट में देख लूँ कि आपको मैंने 210 नहीं निकलवाया है। तो अगला कोण आपके लिए क्या है, 210 डिग्री। फिर इसके बाद का कोण मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ठो 300 डिग्री ले लीजिए। केवल इन तीनों को आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है ना, अलग अलग कोणों के प्लस या माइनस के रूप में आपको लिखना है। यही आपका होमवर्क है। तो आपके पास दो होमवर्क है, एक लॉग वाला और एक ये। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो कल बड़े ही आसानी से मैं आपको बड़े डिग्री का मान निकालना समझा पाऊंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई के लिए, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी कई जगह ये यूज होता है। इसलिए इसका अभ्यास बहुत ही अच्छे से करिए। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं गणितीय भौतिकी पढ़ा रहा हूँ, जिसका यूज हर जगह पूरे की पूरी भौतिकी में, पूरे की पूरे मैथ में और केमिस्ट्री में होना है। तो यहाँ पे अभ्यास करिए। इसका जो भी आंसर होगा आप यूट्यूब के कमेंट में, या फिर जो लोग डिस्कशन ग्रुप में जुड़े हैं डिस्कशन ग्रुप में मुझे देंगे। तो उसके बाद आगे की चर्चा हम लोग कल जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।